Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with PIB and AIR news for 7th March. So let's see the questions. First is where are following power projects located? तो आज इन सारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनका नाम PIB में था, तो इसलिए मैंने इस पे क्वेश्चन बनाया है एंड यू हैव टू सर्च एंड टेल मी वेयर इन विच स्टेट दे आर लोकेटेड. ओके, फर्स्ट इज खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट. Second is Buxar thermal power plant again, and third is Teesta hydroelectric project, and fourth is Kiru. ठीक है, this is also hydroelectric project. Second question is Sultan Azlan Shah Cup is related to which game and where is it hosted? सुल्तान अजलान शाह कप कौन से गेम से रिलेटेड है और कहाँ होस्ट किया जाता है? थर्ड इज C40 ग्रुप क्या चीज़ है जो कि क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल किया जाए उस पर फोकस्ड है, बट ये क्या ग्रुप है आपको बताना है. एंड इन पास्ट 4 years व्हाट हैज़ बीन द बल्क इम्पोर्टेड एग्रीकल्चरल कमोडिटी. ठीक है, तो पिछले 4 साल में कौन सी ऐसी एग्रीकल्चर कमोडिटी है जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किया गया है? मैं आपको बता दूं कि जो एक्सपोर्ट में आती है वो है मरीन रिसोर्सेज. आपको बताना है इम्पोर्ट में कौन सी आती है. अब करंट अफेयर्स आज के देख लेते हैं. फर्स्ट इज रिलीज ऑफ न्यू सीरीज ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली कॉइन्स. तो जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए कॉइन्स आज मतलब निकाले गए, मतलब उनके लिए ही नहीं कहना चाहिए, दे आर वेरी फ्रेंडली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. तो ₹1, 2, 5, 10 एंड 20 के डिनोमिनेशंस निकाले गए हैं और 20 का कॉइन जो है वो पहली बार ऐसा रिलीज़ किया गया है. इसमें कई सारे नए फीचर्स हैं जो कि नए सीरीज ऑफ कॉइन्स में इंक्लूड किए गए हैं. ओके, और मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे डिनोमिनेशन बढ़ता जाएगा उनका साइज और वेट भी बढ़ता जाएगा. और जो 20 का कॉइन है उसके 12 साइडेड, इट इज़ अ 12 साइडेड कॉइन विथ नो सेरेशंस, यानी उसमें कुछ भी पॉइंटी कुछ नुकीला नहीं रहेगा और 12 साइडेड कॉइन रहेगा वो. और बाकी सारे जो डिनोमिनेशंस है वो राउंड शेप के होंगे. फाइन. सेकेंड न्यूज़ वॉज अबाउट कंटिन्यूएशन ऑफ अटल इनोवेशन मिशन. तो अटल इनोवेशन मिशन जो आया था उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? वो है टू क्रिएट एंड प्रमोट एन इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, पूरी कंट्री में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल क्रिएट करना स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, MSME और इंडस्ट्री लेवल्स पे. और ये जो मिशन है, एम मिशन अटल इनोवेशन, ये नीति आयोग के अंडर सेटअप किया गया है और 2015 की बजट स्पीच में इसकी बात की गई थी. अब देखिए इसमें कई सारे प्रोग्राम्स हैं एम के अंडर जो कि एनकरेज करते हैं इनोवेशन को, जैसे अटल टिंकरिंग लैब्स, ये स्कूल्स में सेटअप की जाती है. ओके, अटल टिंकरिंग लैब्स. फिर वर्ल्ड क्लास अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स. तो ये यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में स्टैब्लिश किए जाते हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स. ठीक है, और इंक्यूबेशन सेंटर मतलब वही होता है कि अगर कोई मतलब से होते हैं तो वो पहले इंक्यूबेशन सेंटर में वो एक शेप लेते हैं, उसके बाद में फिर उनको और आगे डेवलप, उस आइडिया को डेवलप. ठीक है, और प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन एरियाज ऑफ नेशनल रेलेवेंस एंड सोशल इम्पोर्टेंस इज बीइंग सपोर्टेड थ्रू अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस. तो ये भी एम का एक इनिशिएटिव ही है, याद रखना, ANIC, दैट इज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस. तो जो नेशनल रेलेवेंस के और सोशल इम्पोर्टेंस के जो एरियाज हैं वहाँ पे मतलब वहाँ के लिए कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट को प्रमोट करना. ओके, अब एम में जो सिलेक्शन होते हैं वो ओपन कॉम्पिटिटिव और ऑनलाइन एप्लीकेशन से होते हैं और ग्रांट्स भी जो जाते हैं वो डायरेक्टली जाते हैं. ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू किया जा रहा है. तो 10,000 से ज़्यादा स्कूल्स में जो है अब अटल टिंकरिंग लैब्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा. उसी तरीके से अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी 100 से ज़्यादा इस्टेब्लिश किए जाने हैं. थर्ड न्यूज़ इज़ अबाउट फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम. ओके, तो ये अब ये यहाँ पे सिक्योरिटी, जोग्राफी, इन सब से रिलेटेड है ये. ओके, और ये जो स्कीम है ये पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट की जाएगी फॉर इफेक्टिव फ्लड मैनेजमेंट, इरोजन कंट्रोल एंड NTC इरोजन. तो इससे किनको फ़ायदा मिलेगा? उन शहरों, गांव, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स, कम्युनिकेशन लिंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों को फ़ायदा मिलेगा फ्रॉम फ्लड्स एंड इरोजन इन द कंट्री. तो हर साल हम देखते हैं, जैसे इस बार भी केरला के जो फ्लड्स थे मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था उस स्टेट में. पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और
मानहानि और मतलब पशुओं को भी बहुत ज़्यादा उन लोग की लाइव्स वगैरह चली गई थी। तो मतलब इनफैक्ट पूरा टूरिज्म वगैरह उनकी पूरी वर्किंग ख़त्म हो गई थी। तो हर साल मतलब हम देखते हैं कि फ्लड्स और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये चीज़ और बढ़नी है। ठीक है, तो इसके लिए ये प्रोग्राम है। और इसके अलावा जो कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट वर्क रहेगा वो भी जो रिवर्स में सेडिमेंट लोड है उसको कम करेगा। ठीक है, जब रिवर्स आती हैं तो खूब ज़्यादा जो उनका अपफ्लो वाला अपस्ट्रीम से वो डाउनस्ट्रीम में डिपॉजिट करती हैं। ओके, तो इसकी वजह से भी जो होता है बाद में फ्लड्स वगैरह आते हैं तो वो पूरा अब वो एक दो दिन पहले कि बांग्लादेश में 4 लैंड पाए जाते हैं, तो वो भी डिपोजिशन से बनते हैं। वहाँ पे लोग इनहिबिट करने लगते हैं, रहने लगते हैं। तो फिर अगर फ्लड वगैरह आता है और ये बहुत टेम्पररी लैंड्स रहते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि वो पूरा का पूरा जो लैंड होता है वो टेम्पररी होता है, वो पूरा ख़त्म हो जाता है। ओके, अब FMBAP के कुछ यहाँ पे फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स बताए गए हैं। तो जो 12th प्लान था उसमें 2 स्कीम्स थी, उनको मर्ज करके इसको बनाया गया है। वन वाज द फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड द अदर वाज रिवर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एंड वर्क्स रिलेटेड टू बॉर्डर एरियाज। ठीक है, तो अभी हमने इसका नाम भी देखा, फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया का प्रोग्राम है। तो इन दोनों को इसमें किया गया है मर्ज। और इस स्कीम का जो एम है वो है स्टेट गवर्नमेंट्स को असिस्ट करना, ताकि वो मतलब जो क्रिटिकल एरियाज हैं वहाँ पे फ्लड्स के अगेंस्ट प्रॉपर प्रोटेक्शन दे पाएँ। ठीक है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को असिस्ट किया जाएगा। और इसमें इसलिए रेशो भी रखा गया है, जैसे स्टेट मतलब जो नॉर्मल स्टेट्स हैं वहाँ 50-50 का, और फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न वगैरह है वहाँ पे 70-30 का रेशियो रखा गया है स्टेट गवर्नमेंट्स को असिस्ट करने के लिए। और स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल दोनों मेजर्स का यूज़ किया जाएगा। और तो मतलब जो भी इनकी सेंटर और स्टेट ऑफिशियल्स जो भी उनकी कैपेबिलिटीज़ है उनको एनहांस करने के लिए। और द वर्क्स अंडर द स्कीम विल प्रोटेक्ट वैल्यूएबल लैंड फ्रॉम इरोजन एंड फ्लडिंग एंड हेल्प इन मेंटेनिंग पीस अलोंग द बॉर्डर। ठीक है, द स्कीम एम्स एट कंप्लीशन ऑफ द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड अंडर FMP। तो जो FMP फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम बताया 12th प्लान में ऑलरेडी जो चल रहा था, उनके भी जो अंडर आ रहे थे प्रोजेक्ट्स उनको कंप्लीट किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम दिए गए हैं, इनकी आप लोकेशन याद रखना। ये नेपाल में आते हैं, जैसे पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, फिर सप्तकोसी या सनकोसी प्रोजेक्ट है, ये नेपाल में आता है। फाइन, तो ये बताया था कि इस स्कीम से इन दोनों कंट्रीज को ही फायदा मिलेगा। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट रिलीज ऑफ डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो एक डिक्शनरी बनाई गई है शहीदों की जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे 1857 से 1947 तक। अभी हमने देखा था कि म्यूजियम्स भी बनाए गए थे, यादें जलियाँ और 1857 का कहाँ पे बनाया गया था, रेड फोर्ट में बनाया गया था। अब डिक्शनरी रिलीज की है और इसमें जो इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है, अकॉर्डिंग टू फ्यू हिस्टोरियंस 1857 को माना जाता है। तब से लेके 1947 यानी आज़ादी मिलने तक के जो भी शहीद थे उनका अकाउंट रहेगा इसमें। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको कमीशन किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ओके, टू द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च टू कमेमोरेट द 150th एनिवर्सरी ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857। तो 1857 की 150th एनिवर्सरी पे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, कमीशन किया गया था। और किसके अंडर है, ICHR, याद रखना, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ये जो बॉडी है इसको भी याद रखना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आती है। और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और 1972 में बनी थी। ठीक है, मैंने आपको ICHR के बारे में भी पूरा बता दिया है। दिल्ली में स्टैब्लिश हुई थी 1972 में, ऑटोनॉमस बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंडर आती है। अब इस डिक्शनरी में शहीद यानी मार्टर की जो है डेफिनेशन दी गई है और उसको ऐसे डिफाइन किया गया एज अ पर्सन हु डाइड और हु वॉज किल्ड इन एक्शन और इन डिटेंशन। ठीक है, हु डाइड या फिर जो मर गए एक्शन में या फिर डिटेंशन में, और वॉज अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द नेशनल मूवमेंट फॉर इमेंसिपेशन ऑफ इंडिया। तो जो आज़ादी की जो लड़ाई थी उस दौरान यदि उनको कैपिटल पनिशमेंट यानी कि सरकार द्वारा मतलब जैसे फांसी वगैरह दी गई थी, ठीक है, तो उन लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ओके,
नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट रीजनल एयर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको अभी बूस्ट दिया गया है। तो कैसे दिया गया है कि जो अभी ऑलरेडी उड़ान जो स्कीम चल रही थी उसको एक्सटेंड किया गया है, एंड ऑफ so the extension travel and development of unserved and underserved airstrips of state government, AAI, civil enclaves, CPSU, helipads and water aerodromes। ठीक है, याद रखना इसमें वाटर एरोड्रोम्स की भी बात की गई है, जो कि इसके पहले जो एडिशन आए थे उड़ान के तब इसकी बात नहीं की गई थी। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छा दिया था कि इसका जो एयर ये रीजनल एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट सीधी बात है ये पड़ेगा कि अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे ऑपरेशन शुरू होगा, तो जो स्मॉल सिटीज़ और टाउन्स हैं वो भी कनेक्ट हो जाएंगे एयर कनेक्टिविटी से। ठीक है, और इसके अलावा इन एरियाज़ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा, एक तो जॉब क्रिएशन होगा और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा। ओके, आप कह सकते हो कि इसके अलावा वहाँ का उस सिटी का टूरिज्म भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। ठीक है, आरसीएस उड़ान के बारे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम आरसीएस ये 2016 में, it is an innovative scheme to develop the regional aviation market, making adequate provisions for revival of unserved and underserved airports। ठीक है, या तो अनसर्व्ड यानी बिल्कुल ही जहाँ पे काम नहीं होता, और अंडरसर्व्ड यानी मतलब कि वो फुल पोटेंशियल पे ऑपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो इनका रिवाइवल होता है स्कीम के अंडर वो डिमांड ड्रिवन होता है, यानी कि वो अगर वहाँ पे आप डिमांड करोगे, जैसे एयरलाइन ऑपरेटर किसी पर्टिकुलर एयर स्ट्रिप एयरपोर्ट के लिए डिमांड करते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी एक कमिटमेंट आता है कि वो जो भी कंसेशंस वगैरह दिए जाने एयरलाइन ऑपरेटर्स को वो देंगे, तो उस केस में वहाँ पे उस एयरपोर्ट या एयर स्ट्रिप को डेवलप किया जाएगा। अच्छा, एरोड्रोम की मैंने आपको बात बोली, तो इंडिया का काफ़ी वास्ट कोस्ट लाइन अल्टीमेटली 7500 एग्जैक्टली कितना है 7517 करीब है, और इट इज़ डॉटेड विथ न्यूमरस वाटर बॉडीज विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वाटर एरोड्रोम। एरोड्रोम क्या होता है, जहाँ से कोई भी एयरक्राफ्ट की प्रोविजन रहे, मतलब बीट कार्गो फैसिलिटी, पैसेंजर या कुछ ना भी हो, कोई कुछ कैरी ना भी करे वो एयरक्राफ्ट, तो भी वो एरोड्रोम में उसकी फैसिलिटी इंक्लूडेड रहती है। तो a network of water aerodromes along with land-based airports will improve air connectivity and be particularly useful for localized short distance traveling। आप खुद भी सोच सकते हो, जो हमारा सागरमाला भी अगर प्रोजेक्ट है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम कोस्ट लाइन में वाटर एरोड्रोम्स क्रिएट करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट एनसीएसएम और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ने मिलके एक इंटरएक्टिव ऑनलाइन एग्जीबिशन सेटअप किया है। एनसीएसएम इज नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स। ठीक है, ये कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और इसने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के साथ, और इंटरएक्टिव एक ऑनलाइन एग्जीबिशन बनाया है जिसका नाम है वंस अपॉन अ ट्राई। तो ये एक एपिक जर्नीज का एग्जीबिशन रहेगा ऑफ इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। तो इसका एम क्या है, टू एक्सप्लोर ह्यूमैनिटीज़ ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस। तो जो ह्यूमैनिटी के ग्रेटेस्ट इन्वेंशन और डिस्कवरीज रहे, अच्छा ये याद रखना ये इंडिया सेंटर्ड है, और एक इंटरैक्टिव या ऑनलाइन एग्जीबिशन रहेगा। तो इसमें एनसीएसएम ने खुद ने 6 इंटरैक्टिव स्टोरीज बताई हैं, जो कि इंडिया में साइंस और टेक्नोलॉजी जो हेरिटेज है उसको पूरा उसमें दर्शाया गया है। तो 6 थीम्स क्या हैं देख लेते हैं। फर्स्ट इज हिस्टोरिक बिगनिंग्स, तो इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस टाइम की टाउन प्लानिंग वगैरह, एग्रीकल्चर और ब्रिक वगैरह जैसे बनाते थे उन सबको, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड। ठीक है, सेकेंड इज आयुर्वेद, तो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेडिसिन। देन इज सुश्रुत संहिता, तो इंडिया की जो सर्जिकल नॉलेज, ये वैदिक टाइम पे जो मतलब पूरी क्रिएट हो गई थी ये सारी चीज़ें, उनको खासकर दर्शाया गया कि हम लोग उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। ओके, और रसशाला, दैट इज एंशियंट इंडियन एल्केमिकल लैब, तो एल्केमी जो होती है वो केमिस्ट्री के ओल्डर फॉर्म को माना जाता है। ओके, देन इत्र, दैट इज एंशियंट इंडियन नॉलेज ऑफ परफ्यूमरी, तो सुगंध गंधित इन सब चीज़ों का उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट था। देन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके,
अबाउट NCSM, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है साइंस कम्युनिकेशन की फील्ड में, और ये भी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आती है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, ठीक है। और इसमें साइंस टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया है इस NCSM द्वारा, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ साइंस सेंटर्स, मोबाइल साइंस एग्जीबिशन यूनिट्स। तो मोबाइल साइंस एग्जीबिशन जो यूनिट्स होते हैं वो रूरल स्कूल्स वगैरह में जाते हैं और स्टूडेंट से खासकर वो करते हैं। NCSM का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, और इसके पास में वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ साइंस सेंटर्स एंड म्यूजियम्स that function under a single administrative umbrella, that is NCSM. Okay, now next news is about E-Dharti app that is launched by Ministry of Housing and Urban Affairs. तो E-Dharti app जो है ये ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ पे 3 मेन मॉड्यूल्स जो लैंड से रिलेटेड होते हैं, यानी कन्वर्जन, धरती इज फॉर लैंड और अर्थ ओनली, ठीक है। तो इसमें 3 मॉड्यूल्स को ऑनलाइन बनाया गया है, कन्वर्जन, सब्सटीट्यूशन एंड म्यूटेशन, जिसको आप हिंदी में नामांतरण वगैरह कहते हो। ओके, तो इसमें पेमेंट सिस्टम LNDO का भी पूरा तरीके से डिजिटाइज किया गया है। LNDO क्या है? ये लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस है, और ये पब्लिक एप्लीकेशन से डील करता है, जैसे कि कन्वर्जन। तो कन्वर्जन प्रॉपर्टी का कैसे होता है? फ्रॉम लीज होल्ड टू फ्री होल्ड। लीज होल्ड यानी कि किसी को अगर आप पे यानी टाइटल पे, पट्टा जिसको बोलते हैं, डीड वगैरह वो दिया हुआ है, और उसका कन्वर्जन टू फ्री होल्ड यानी कि पूरी की पूरी आपकी निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाए। देन सब्सटीट्यूशन ऑफ नेम्स ऑफ लीगल एयर्स, यानी कि अगर आपको मतलब जो बोलते हैं कि सक्सेशन में यदि मिला है, कोई प्रॉपर्टी मिली है, तो वहाँ पे आपके नेम्स का सब्सटीट्यूशन, ठीक है। देन म्यूटेशन इन द नेम ऑफ परचेजर, जो मैंने आपको बताया, नामांतरण। तो ये तीनों एप्लीकेशंस यदि कायदे से देखा जाए तो 95% ऑफ द एप्लीकेशंस इसमें मतलब जो आती हैं, ये यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्रॉपर्टी के मैटर्स अभी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और जो सिविल डिस्प्यूट्स होती हैं वो खासकर मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत ज़्यादा होती हैं। ओके, और रेवेन्यू में भी मतलब लैंड और प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, इसलिए इनको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। आप न्यूज़ का सिग्निफिकेंस समझोगे तो आपको न्यूज़ में भी इंटरेस्ट आएगा। नाउ द ऑफिस ऑल्सो डील्स विथ एप्लीकेशंस रिलेटेड टू सेल परमिशन, किसी को बेचना है, मोर्टगेज परमिशन यानी कि गिरवी वगैरह रखना है, एंड गिफ्ट परमिशन यानी किसी को आपको ग्रांट वगैरह देना है, तो ओके। इसके अलावा E-धरती जियो पोर्टल भी बनाया जा रहा है, ये दूसरी एप्लीकेशन है, और इसमें GIS बेस्ड मैपिंग की जाएगी। लगभग 65,000 प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पे सीधे मैपिंग की जाएगी, ठीक है, और ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अबाउट भारत 2019 एंड इंडिया, को रेफरेंस एनुअल्स कहा था PIB में ने, और ये अल्टीमेटली क्या है? ये आपकी इंडिया ईयर बुक है जो कि आ चुकी है, और ये एडिट और पब्लिश किसके अंडर होती है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, और ये इसका 63rd एडिशन है, और इस बार इसको लिखा है जो हमारे सर्विंग कैग है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज़ राजीव महर्षि। और ये एक अथॉरिटेटिव कंपाइलेशन है जहाँ पे कंट्री की आपको पूरे करंट अफेयर्स जैसे पॉलिसी, स्कीम्स और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इस पे भी अगर आप बताना अगर आपको इंटरेस्ट आए, सो वी कैन मेक द वीडियोज़ ऑन दिस ईयर बुक ऑल्सो। पता होगा इस चीज़ का तो उनको समझ में भी आएगा। नाउ लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट दैट गूगल, उन्होंने बोलो ऐप लॉन्च किया है चिल्ड्रन टू ट्यूटर चिल्ड्रन टू रीड इन हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने में हेल्प करने के लिए ये बोलो ऐप है। किसका है? ये याद रखना, गूगल का है, और प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए फ्री ऐप है, और सबसे पहले इंडिया में ही लॉन्च किया गया है, और गूगल की जो स्पीच रिकग्निशन और टेक्स्ट टू स्पीच की टेक्नोलॉजी उसका यूज़ करता है। इसमें एक एनिमेटेड कैरेक्टर है दिया, तो दिया जो है वो बच्चों को इनकरेज करेगी कि आप स्टोरीज को जोर जोर से पढ़ो, और यदि बच्चा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है कोई वर्ड तो उसको भी हेल्प करेगी, और अगर जैसे ही वो रीडिंग कंप्लीट होती है तो उस रीडर को लॉट भी करेगी। ओके, दिया बोलो ऐप, ये याद रखना कीवर्ड्स हैं, गूगल ने लॉन्च किया सबसे पहले इंडिया में। और यहाँ पे एक फैक्ट दिया है कि जो एसर की 2018 की रिपोर्ट थी उसके अनुसार केवल आधे बच्चे जो कि 5th ग्रेड में एनरोल्ड है रूरल इंडिया में, वो कॉन्फिडेंटली रीड कर पाते हैं 2nd क्लास की टेक्स्ट बुक को, ठीक है। तो मतलब
काफ़ी ज़्यादा रीडिंग वगैरह कॉम्प्रीहेंशन की, और इसके अलावा मैथ्स की भी बहुत ज़्यादा नीड है। तो ये बोलो ऐप याद रखना, गूगल द्वारा लॉन्च किया गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ फ्रॉम टुडे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, एंड हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ फ्रेंड शेयर आवर वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब। ओके।